दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे अजय टेनी के मामले को लेकर दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर अजय टेनी को लेकर एक के बाद एक कई सारे सबूत के बड़े दावे सामने आए हैं, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी आप तक पूरी तरीके से पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आगामी विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव टालने को लेकर चुनाव आयोग के कमिश्नर ने दिया है बड़ा बयान। दोस्तों उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव टलने वाले हैं, इसको लेकर क्या है चुनाव आयोग के कमिश्नर की राय, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों आपको बताएंगे दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती हुई लाशों को लेकर सच सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही अपने अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को बुरी तरीके से मुसीबत में डाल दिया है। दोस्तों इसके बारे में भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर बताएंगे आपको बीजेपी से भी ज्यादा सांप्रदायिक है ममता बनर्जी की पार्टी, आरोप लगाते हुए विधायक ने दिया है इस्तीफा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में नदी से लेकर नाले तक का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे में नहर का एक लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था, लेकिन आपको बताएंगे इसमें पानी ही नहीं है, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, क्रिकेटर हरभजन सिंह का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना बिल्कुल तय हो चुका है। आखिर उन्होंने कैसे बीते दिन लिए एक फैसले से पूरे देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है। दोस्तों इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे हरियाणा सरकार ने वापस लेने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड के अंदर हुए तथाकथित धर्म संसद में बोले गए हिंसा और उन्माद के बोल को लेकर बड़े बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी से लेकर आरएलडी के प्रमुख, कांग्रेस पार्टी के महासचिव समेत सभी ने बड़ा बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। दोस्त चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तराखंड में उन्मादी भाषा बोलने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और इसी के साथ में अजय टेनी की इस्तीफे की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल व रंगदारी मांगने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के स्टाफ की तरफ से शिकायत की गई थी कि उन्हें पैसा देने के लिए फोन किया जा रहा है। इसके बाद नई दिल्ली के एक पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उस पूरे मामले की घटना की जांच की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो बड़ी बात है वो ये कि 5 आरोपी के नाम है अमित काला, अश्वनी, अमित, संदीप और निशांत। 17 दिसंबर को इस बारे में अजय कुमार टेनी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जानकारी दी थी। इसके बाद सीपी दिल्ली पुलिस की निगरानी में जांच नॉर्थ एवेन्यू थाने में शुरू की गई और 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों इसके बाद असली मामला शुरू होता है। आपको बता दें कि मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी ने लखीमपुर खीरी कांड में अजय टेनी के खिलाफ वीडियो होने का दावा किया है और इन वीडियो को नहीं देने के एवज में पैसे की मांग की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कितना गंभीर ये मामला है। और ऐसे में अजय टेनी के खिलाफ जो भी वीडियो है वो सबके सामने दोस्तों आना चाहिए और कहीं ना कहीं पुलिस गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों पर कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अगर उनके पास सबूत है तो उसे मिटाने की जगह लोगों के सामने आनी चाहिए। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की मांग की जा रही थी और ऐसे में दोस्तों आनंद फानंद में की गई गिरफ्तारी को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इस तरह की धमकियां दी गई है। लेकिन इसके पीछे सूत्र बता रहे हैं कि वीडियो से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों बेहद ये गंभीर मामला हो चुका है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने लोगों तो शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चुनाव को रद्द कराने को लेकर तैयारी की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चिंता को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह किया है कि वो रैलियों पर प्रतिबंध लगा दे और चुनाव को टालने का फैसला ले और इस पर विचार करें। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा बयान दिया है। उनकी टीम अगले सप्ताह यूपी का दौरा करने वाली है और जहां जाकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए 601 मैदान और 277 भवनों की पहचान की है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी एसडीएम और पुलिस की होने वाली है। उम्मीदवार उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। यानी दोस्तों इलेक्शन कमीशन के मुख्य आयुक्त की तरफ से इस तरीके का जो बयान दिया गया है ये अपने आप में दिखाता है कि चुनाव कराने के मूड में है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी 601 मैदान और 277 भवनों को लेकर कर ली गई है। यानी कैसे चुनाव प्रचार किए जाएंगे इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन दूसरी ओर हाईकोर्ट ने ये रिक्वेस्ट किया है। देखते हैं इस रिक्वेस्ट को माना जाता है या नहीं माना जाता। लेकिन प्रधानमंत्री रैलियां करके आते हैं और दिल्ली में आकर इमरजेंसी बैठक करके बड़े बड़े दावे करने लगते हैं कि ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन दूसरी ओर इतनी बड़ी रैली बिना सोशल डिस्टेंसिंग के की जा रही है, जो अपने आप में दोस्तों एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि दोहरा मापदंड, दोहरा रवैया इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री को कम से कम अपनी रैली रद्द करनी चाहिए। एक संजीदा प्रधानमंत्री के तौर पर उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने गंगा में बहती लाशों
को लेकर खुलासा कर दिया और योगी सरकार के दावे की पोल खोल दी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई तो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की तरफ से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि राज्य में कई क्षेत्रों में शवों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है। योगी सरकार अपने बचाव को लेकर कई सारे तर्क देती हुई दिखाई दी, परंपराओं का इस्तेमाल करने लगी। परंपराएं चलती है इस तरीके से गंगा में शवों को प्रवाहित करने का, और इस तरीके के कई और तर्क भी देने लगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गंगा मिशन के महानिदेशक है राजीव रंजन मिश्रा, जिन्होंने अपनी लिखी एक किताब गंगा के एक चैप्टर में लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान जब मौतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई और शमशान घाटों पर भीड़ लगने लगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा घाट लाशों को नदी में फेंकने लगे और ये उनके लिए आसान रास्ता बन गया। इसके अलावा किताब में सभी तटवर्ती राज्यों के अंदर खराब कोविड प्रबंधन को भी उजागर किया गया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किताब में लिखा गया है कि अंतिम संस्कार सेवाओं के खराब प्रबंधन के चलते लोगों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर शवों को नदी में फेंक दिया और मीडिया के प्रतिकूल प्रचार ने हमारी बेचैनी और लाचारी को और बढ़ा दिया। कुल मिलाकर दोस्तों ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि योगी सरकार और पूरा का पूरा महकमा अलग अलग तरीके के तर्क दे रहा था। बीजेपी से जुड़े हुए कई सारे समर्थक भी बड़े बड़े दावे करते हुए कह रहे थे कि ये तो हमेशा होता आया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो इस तरीके की लाशें फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही थी गंगा में, वो वाकई सच्चाई थी इस देश के अंदर कोरोना महामारी के फैलते विस्तार की भयावह स्थिति की। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। एक और अपडेट की माने तो गोवा के अंदर बीजेपी से भी बड़ी सांप्रदायिक या ममता बनर्जी की पार्टी हाल ही में शामिल हुए पूर्व विधायक ने तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कहते हुए ये सारे आरोप लगाए हैं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जैसे यूपी से कोई विधायक का चुनाव जीते हैं या फिर विधायक है, और इस तरीके से उनके पास प्रधानमंत्री का कोई पद ही नहीं है क्योंकि अमूमन यूपी में दिखाई देते हैं और जहां कहीं भी जाकर शिलान्यास से लेकर लोकार्पण के तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, एक के बाद एक फीते काटे जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आ गया है, वोटर को दिखाना है कि यूपी में बड़ी तेजी से जन कल्याण के काम किए गए हैं। इसी कवायद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन करते जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस नहर का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था उस नहर के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जो अपने आप में नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक फीता काटने को लेकर कई सारे खुलासे कर रहा है और बता रहा है कि कहीं न कहीं जनता के बीच में विकास की अवधारणा को मजबूत करने के लिए इस तरीके से बार बार फीते काटे जा रहे हैं। हालांकि काम सक्सेसफुल नहीं होने के बाद भी इसका क्रेडिट लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री को बुला कर फीते काटे जा रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। एक और अपडेट की माने तो क्रिकेटर हरभजन सिंह कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, ये बात लगभग 80% तक ट्रुथ हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल दोस्तों हरभजन सिंह ने बीते कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए हरभजन सिंह के बारे में लिख दिया कि कुछ चेंज होने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि उनके जो शब्द थे उससे ये साबित हो गया था कि हरभजन सिंह कांग्रेस पार्टी में ही जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे इसको लेकर सवाल था। लेकिन दोस्तों उन्होंने आईपीएल के ऑक्शन से पहले क्रिकेट जगत से रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। 23 साल तक क्रिकेट खेलने वाले हरभजन सिंह ने कहा है कि वो पूरी तरीके से संन्यास ले रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, जो अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि जल्द ही वो जालंधर जिले के नकोदर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनके अलावा क्रिकेट जगत से अन्य लोग भी इनके साथ में आ सकते हैं और ऐसे में युवराज सिंह को लेकर भी चल रही है चर्चाएं। हालांकि दोस्तों युवराज सिंह की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है और ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। एक और अपडेट की माने तो हरियाणा सरकार आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के आदेश जारी करके राय मांगी है। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर अपनी जानकारी दे, अपनी राय दे कि किसानों पर 9 सितंबर 2020 तक के जो मुकदमे दाखिल किए गए थे उन सभी को वापस लिया जाए। जो मामले में एफआईआर दर्ज किए गए थे, केस लिखा गया था, उन सभी को वापस किया जाए। अब देखते हैं इस पर डीएम किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा किसानों पर मुकदमे लादे गए हैं। और एक और जानकारी की माने तो उत्तराखंड के अंदर तथाकथित धर्म संसद के नाम पर जिस तरीके से उन्मादी भाषण दिए गए और देश के संविधान को गालियां दी गई, यहाँ तक कि हिंसा के लिए जोरदार तरीके से उकसाया गया। उसके बाद अब इस पूरे मामले पर पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने के लिए लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। AIMIM के उत्तराखंड इकाई ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पर राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं होगा। इंडिया अगेंस्ट हिंदुत्व हरिद्वार हेट असेंबली राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करते हुए हरिद्वार के अंदर हुए तथाकथित धर्म संसद को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। वहीं पर दोस्तों RLD के प्रमुख जैन चौधरी ने भी बयान देते हुए कहा कि धार्मिक मान्यताओं से जुड़े वस्त्र पहनकर कोई पवित्र नहीं हो जाता। हर धर्म में प्रेम और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर कोई आपके बीच आता है और क्रोध और हिंसा भड़काने वाली बात करता है तो मान लीजिएगा कि धर्म से उसका कोई वास्ता नहीं है। इसी के साथ में उनकी तरफ से भी उत्तराखंड के मामले को लेकर ये ट्वीट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री भूपेंद्र को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा को 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। विवेक तनखा ने ये एक्शन ओबीसी आरक्षण मामले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर लिया है। उन्होंने कोर्ट जाने का निर्णय लेते हुए 10 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा भी किया है। इसी बीच आपको बता दें कि जन की बात ओपिनियन पोल दावा करता है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी आगे निकल जाएगी। जन की बात ओपिनियन पोल की तरफ से ये दावा किया गया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर गोवा के अंदर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के 3 महीने के बाद पूर्व विधायक ने अपना इस्तीफा जो दिया है, उस पर बीजेपी के नेताओं ने भी अब निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी के साथ में पंजाब के कपूरथला के अंदर हुई बेअदबी तथा कथित बेअदबी के साथ साथ हुई हत्या के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कपूरथला के अंदर जो हुआ था वो बेअदबी नहीं हुई थी, बल्कि हत्या की गई है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाई दे रहा है और जो सीधे तौर पर इस हत्या से जुड़ा हुआ है, जो हत्यारा है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मजबूत स्टैंड लिया है। जहां बेअदबी नहीं हुई है उसको भी बेअदबी बताकर हत्या करना, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर सरकार पूरी तरीके से सख्त है। एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद हरीश रावत की नाराजगी दूर हो गई, बोले कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जिंदगी लुटा दूंगा। इसी के साथ में दोस्तों महाराष्ट्र में सभी किसानों का माफ होगा कर्ज, उद्धव ठाकरे सरकार बोली कोरोना की वजह से अभी देरी हो रही है लेकिन जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। इसी के साथ में ओम प्रकाश राजभर बोले, कहा योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 एमएलए मेरे संपर्क में है, जल्द ही आएंगे मेरे साथ में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पंचायत करने के लिए पहुंचे। राजभर ने कहा कि राजभर बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। आचार संहिता के बाद हम और अखिलेश बैठकर इन्हें ज्वाइनिंग कराएंगे। इस सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देखिए महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भोलेनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया था, उनके वंशजों के विषय में भी किसी का ध्यान नहीं है। आज उनके वंशज जंगल में अपने भेड़ ही चरा रहे हैं। समय देखिए और चर्चा कहाँ की हो रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले उन्हें शिक्षा की नींव डाली और उनके परिवार के बच्चे आज मंदिर के बाहर माला बना रहे हैं। इसी के साथ में उन्होंने कई और उदाहरण देते हुए बताया है कि इस तरीके से बीजेपी की सरकार बनने से पहले जो उनसे वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ देने का फैसला लिया है ताकि उनके पूरे वादे जो उनसे किए जा रहे हैं वो पूरे हो सके। इसी बीच आपको बता दें कि नोटबंदी से लेकर जीएसटी पर अपनी पीठ थपथपाने वाली भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हुए कहते हैं कि नोटबंदी के कारण उन्होंने काले धन पर गहरी चोट पहुंचाई है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ये 150 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अपने आप में इस बात को साफ साफ स्पष्ट कर देता है कि काले धन पर चोट नहीं की गई बल्कि काला धन और बढ़ गया है, क्योंकि बड़े बड़े डिनोमिनेशन के नोट आ गए हैं। पहले 1000 का नोट हुआ करता था, अब 2000 का हो गया है। काला धन इकट्ठा करना और आसान भ्रष्टाचारियों के लिए हो गया है। यानी कुल मिलाकर जो नरेंद्र मोदी की तरफ से नोटबंदी का ऐलान किया गया था वो घनघोर फेलियर रहा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत की नाराजगी दूर होने पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा हरीश रावत रहेंगे, वो तो केवल नाटक कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए। इसी बीच ओमिक्रॉन का खौफ यूपी में लग गया है। नाइट कर्फ्यू, शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है, सिर्फ 200 लोग शामिल हो पाएंगे। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पंचायत चुनाव टालने के लिए संकेत दिए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना केस का हवाला देकर पंचायत के चुनाव टाले जाएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जारी किया उम्मीदवारों का तीसरा लिस्ट, 18 नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। अब तक 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आगामी पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 18 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की गई है। इस लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक 58 नामों की घोषणा कर दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। शुक्रवार को जारी इस लिस्ट में पार्टी ने सुल्तानपुर लोधी से सज्जन सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर पटियाला के रूरल एरिया से डॉक्टर बलवीर सिंह, लुधियाना सेंट्रल से अशोक पराशर को और होशियारपुर से पंडित ब्रह्म शंकर को टिकट दिया गया है। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव बोले, कहा बीजेपी डर के कारण चुनाव रद्द कराने के कारण ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की उस टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिससे चुनाव आयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध किया गया। प्रोफेसर यादव ने उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी को स्वतः संज्ञान लेने की
अपील की है। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि परिसीमन आयोग की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि परिसीमन आयोग की सिफारिश के खिलाफ उनकी पार्टी उच्चतम न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है और पार्टी का मानना है कि इस कवायद का मूल आधार ही अवैध है। जम्मू कश्मीर के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि समय आ गया है कि विपक्षी दल एक साथ आएं और देश में धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को बर्बाद करने पर तुली हुई ताकतों से लड़ाई लड़े। इसी के साथ में बिहार में दोस्ती यूपी के अंदर भी क्या कायम रहेगी, इसको लेकर दोस्तों सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने यूपी के चुनाव को लेकर अपनी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जेडीयू ने यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर रखी है। इस बीच जेडीयू ने साफ कर दिया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने दी है। देखते हैं जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देती है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर इतनी सीटें पिछली बार जीत ली थी कि हो सकता है कि 2-4 सीटें भी देने में बीजेपी आनाकानी करे और ऐसे में जेडीयू के साथ गठबंधन बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। एक और अपडेट की माने तो यूपी चुनाव से पहले सक्रिय हो गए अमित शाह। 10 दिनों के अंदर 21 रैली करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी अमित शाह की रैली कराने जा रही है। 21 रैली 10 दिनों में केवल कराई जाएगी। और इसी बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2 महीने उत्तर प्रदेश में रहेंगे योगेंद्र यादव। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के एक संगठन जय किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए योगेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों उनसे सवाल पूछा गया कि केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं, एमएसपी पर पहले से ज्यादा खरीद करेंगे, इसका आश्वासन भी दे दिया गया है। अब इस पर आप क्या करेंगे? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि किसान विरोधी योगी सरकार को हराएंगे, चुनाव में 2 महीने तक उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहूंगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, ये सवाल उनसे पूछा गया, पंजाब में क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए उत्तर प्रदेश में ही जाऊंगा क्योंकि लखीमपुर प्रकरण वही हुआ था। योगी सरकार सबसे बड़ी किसान विरोधी है। अजय मिश्रा टेनी अभी भी मंत्रिमंडल में बना हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश में किसको जिताएंगे? इस सवाल पर योगेंद्र यादव ने जवाब करते हुए कह दिया कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम बंगाल की तरफ बीजेपी का विरोध करेंगे। योगेंद्र यादव दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। आप चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा न तो चुनाव लड़े लेकिन उत्तर प्रदेश व पंजाब व दिल्ली के अंदर नगर निगमों में क्या स्वराज इंडिया पार्टी चुनाव लड़ेगी? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पंजाब और यूपी में स्वराज इंडिया विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, मगर दिल्ली नगर निगम में चुनिंदा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। यह हमारे राजनीतिक निर्णय है। हमारे दृष्टिकोण स्पष्ट है कि चुनाव में कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी का पार्टी बनाना व राजनीति करना अलग विषय है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से इसे जोड़कर नहीं देखा जाएगा कभी भी। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि विक्रम मजीठिया को तगड़ा झटका लगा है। मोहाली कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। विक्रम मजीठिया के लिए एक और बुरी खबर आई है। ड्रग्स मामले को लेकर विक्रम मजीठिया पर दर्ज हुई एफआईआर को उनके वकीलों ने मोहाली के कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए डाला था, लेकिन याचिका को रद्द कर दिया गया है। वकीलों ने मजीठिया के तरफ से कोर्ट में पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। दरअसल दोस्तों वकीलों की तरफ से दावा किया गया था कि कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके कारण ये मामला दर्ज किया गया है, बल्कि एक तरीके का पॉलिटिकल फैसला है जिस पर कोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया और पूरे मामले पर याचिका की सुनवाई तो की लेकिन इसको खारिज कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि निलंबित बीजेपी के नेता के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। मांझी को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर बीजेपी का नेता फंस गया है। इससे पहले बीजेपी के उस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है और ऐसे में दोस्तों एनडीए गठबंधन के लिए बिहार में आए दिन हमेशा बुरी खबर आती रहती है और ये बात तय है कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में कुछ भी शांतिपूर्ण दिखाई नहीं दे रहा। सभी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच एक और जानकारी की माने दोस्तों तो कल से फिर यूपी चुनाव में कूदेंगे अखिलेश यादव। पार्टी के लिए प्रचार करने की रफ्तार को और तेज करेंगे। इस बीच एक और जानकारी की माने दोस्तों तो जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर किसान दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन में बड़ा योगदान देने वाले मुख्य आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात की है। राज सिंह हुड्डा, निर्मला देवी के साथ साथ कई और किसानों से मुलाकात की गई है जिनका सरकारी आदेश पर हुई पुलिस के लाठीचार्ज, गोली और आंसू गैस के गोले के कारण उनको चोट पहुंची थी। इस पूरे मामले पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे किसानों का ये आंदोलन इतनी मजबूती से चलता रहा जिसके कारण हमको ये जीत मिली है। ऐसे में उन सभी को सैल्यूट करते हुए दिखाई दिए हैं। आप लोग को अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहेंगे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे।